everyone, welcome on Mohori Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class we will progress a poem and the poem name is The Soldier, which is written by Rupert Brooke, and Rupert Brooke known also as a war poet, and his lifespan is 1887 to 1915. सो बहुत ही शॉर्ट इनका पीरियड रहा और इनको वॉर पोएट भी बोला जाता है। वॉर पोएट क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो ये वहाँ पे सोल्जर थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने अपना पार्टिसिपेशन दिया था और ये सोल्जर थे उस टाइम। तो जो द सोल्जर पोएट है, आप बोल सकते हैं कि ये इनका खुद का एक पर्सनल टच हो सकता है, इनका खुद का ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट हो सकता है। इस द सोल्जर पोएम से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो पोएम है वो एक पैट्रियोटिक पोएम हो सकती है, देशभक्ति कुछ पोएम हो सकती है। तो ऑब्वियसली ये एक पैट्रियोटिक पोएम है। इसमें जो सोल्जर फील करता है अपनी होमलैंड से, जो उसका प्यार है, अपनी धरती से उसका प्यार है, वो इसमें दिखाया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुली इस पोएम को डिफ़ाइन किया है रूपर्ट ब्रूक ने, क्योंकि ये एक खुद सोल्जर थे और इन्होंने कहीं ना कहीं अपना पर्सनल टच इसमें लिखा। और एक ये जो पोएम है ये एक सोनेट है। सोनेट आप सबको पता है कि क्या होता है। 14 लाइन्स की जो पोएम होती है वो सोनेट होती है। आप सबको पता है कि सोनेट के दो पार्ट होते हैं, एक जो है पेट्रार्कन सोनेट होता है, एक इंग्लिश सोनेट होता है जिसको शेक्सपियरियन सोनेट भी बोलते हैं। पेट्रार्कन सोनेट जो होता है वो उसकी 14 लाइन्स ऑक्टेव प्लस सेस्टेट में डिवाइड होती है। तो ये जो सोनेट है वो एक पेट्रार्कन सोनेट है। और शेक्सपियरियन सोनेट में जो 14 लाइन्स है वो 3 क्वार्टरन्स और 1 कपलेट में डिवाइड होती है। तो ये एक सोनेट है। हम देख लेते हैं इसका क्या है। रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, इसको वॉर पोएट भी बोला जाता है। द सोल्जर इज़ अ सोनेट, ये एक सोनेट है रिटन एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बिगनिंग में लिखा गया 1914 में। आप सबको पता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 से 1918 तक उसका टाइम पीरियड है। सो ये 1914 में लिखी गई एंड पब्लिश्ड इन द 1915 इन द बुक 1914 एंड अदर पोएम्स। और पब्लिश हुई थी 1915 में। जो इनकी बुक थी 1914 एंड अदर पोएम्स नाम की इनकी बुक थी, उसमें ये पोएम जो है पब्लिश हुई थी। द पोएम एक्सप्रेसेस, ये पोएम एक्सप्रेस करती है अ सोल्जर्स लव, एक सोल्जर का प्यार फॉर हिज होमलैंड, उसके होमलैंड के लिए, उसकी खुद की धरती के लिए, जहाँ वो जन्मा है, जहाँ वो बड़ा हुआ है, उसके लिए उसका जो प्यार है वो इस पोएट ने जो है एक्सप्रेस किया इस पोएम में। इसकी थीम क्या है? एक्सप्लोर द बाउंड बिटवीन अ पैट्रियोटिक ब्रिटिश सोल्जर एंड हिज होमलैंड। इसमें क्या है? बाउंड है, एक प्यार है, एक जुड़ाव है। किसका? पैट्रियोटिक ब्रिटिश सोल्जर का, ब्रिटिश सोल्जर, और एक उसकी होमलैंड का। तो यहाँ जो सोल्जर है वो ब्रिटिश का है और इंग्लैंड जो है वो इसकी होमलैंड है। तो ये जो पूरी पोएम है वो उस ब्रिटिश सोल्जर पे और उसकी होमलैंड इंग्लैंड पे लिखी गई है। उसका जो इंग्लैंड के लिए प्यार है वो बहुत ब्यूटीफुली डिफाइन किया है किसने? रूपर्ट ब्रूक ने। और मैंने आपको बता दिया ये खुद एक वॉर पोएट थे, क्योंकि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसी के टाइम इनका जो लाइफ स्पैन है वो रहा और इन्होंने खुद ने पार्टिसिपेशन उसमें किया, तो इनको वॉर पोएट हम बोल सकते हैं। सो देखो थोड़ा सा आपको बताती हूँ इस पोएम के बारे में। दिस सोनेट एनकम्पासेस द मेमोरीज ऑफ अ डिजीज सोल्जर। ये एक मेमोरी है डिजीज सोल्जर की, हु डिक्लेयर्स हिज पैट्रियोटिज्म टू हिज होमलैंड, जिसने अपना खुद का देशभक्ति दिखाई है अपनी होमलैंड के लिए, बाय डिक्लेयरिंग दैट हिज सेक्रीफाइस विल बी द इटर्नल ऑनरशिप ऑफ इंग्लैंड। और वो ये बोलना चाहता है कि मेरा जो सेक्रीफाइस है, जो त्याग है, वो इटर्नल रहने वाला है ऑनरशिप ऑफ इंग्लैंड के लिए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो सोल्जर है वो एक ब्रिटिश सोल्जर है और ब्रिटिश जो सोल्जर है उसकी जो होमलैंड है वो क्या है? इंग्लैंड है। will be the eternal ownership of England of the small portion of land where his body is buried. The poem appears to not follow the normal purpose of a Petrarchan Italian sonnet either. It does not truly go into detail about a resolution as in customary with this form. Rather, the atmosphere remains constantly in the blissful state of the English soldier. So, ये मैंने आपको पोएम के बारे में बता दिया। आई होप इसका इंट्रोडक्शन तो आपको समझ आ गया होगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। जो द सोल्जर पोएम है ये रूपर्ट ब्रूक ने लिखी है। रूपर्ट ब्रूक जो है वो एक वॉर पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। वॉर पोएट इसलिए भी इनको बोला जाता है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में कहीं ना कहीं इनका भी पार्टिसिपेशन रहा था। और ये जो पोएम है ये 1914 में लिखी गई और पब्लिश जो है 1914 एंड अदर पोएम्स नाम की एक इनकी बुक थी जो कि 1915 में पब्लिश हुई थी और इनकी डेथ भी 1915 में हुई थी। उस टाइम ये पोएम उस बुक में पब्लिश हुई। और इस जो पोएम है इसमें एक ब्रिटिश सोल्जर है
और उसकी जो होमलैंड है इंग्लैंड, उन दोनों का आपस में जो भी प्यार है, जुड़ाव है, वो दिखाया गया है। और एक ट्रू ब्रिटिश सोल्जर की जो फीलिंग है अपनी खुद की होमलैंड के लिए, जो भी फीलिंग्स है उसकी, वो इसमें शो की गई है कि वो अपनी धरती से कितना प्यार करता है। तो एक तरह से ये जो पोएम है ये एक पैट्रियोटिक पोएम है, एक देशभक्ति वाली पोएम है, बट इसका जो सोल्जर है वो कहाँ का है, ब्रिटिश सोल्जर है। सो हम इस पोएम का पढ़ लेते हैं, टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। ये और एक ही सोनेट है, ठीक है। सोनेट जो है वो कौन सा सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है, जो कि ऑक्टेव प्लस सेस्टेट में डिवाइड होता है, 8 लाइन्स और फिर 6 लाइन्स। चलो, इफ़ आई शुड डाई, आप टेक्स्ट में देखें, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। यहाँ जो सोल्जर है वो स्पीकर है, और आप बोल सकते हैं कि जो स्पीकर है वो हमारा रूपर्ट ब्रूक जो पोएट है वही है। तो वो बोल रहा है, इफ़ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊँ, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो सिर्फ इस बारे में सोचना, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड। देखो, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं कभी मर जाऊँ, वॉर पे जाऊँ मैं और लड़ते लड़ते मर जाऊँ, और आप सबको पता है कि वॉर होगा तो कोई ऐसा तो है नहीं कि उसी के होमलैंड में होगा, वॉर तो कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ ये सिर्फ इतना बोलना चाह रहा है स्टार्टिंग की लाइन्स में कि अगर मैं कभी लड़ते लड़ते मेरे देश के लिए मर जाऊँ और मैं मरूँ किसी और देश में, बट मैं जिस जगह पे मरा हूँ किसी और देश में मरा हो जाए, पर जिस जगह मरा हूँ वो धरती जो है वो हमेशा के लिए मेरे इंग्लैंड की हो जाएगी, मतलब मेरी होमलैंड बन जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मेरे जैसा जो रियल पैट्रियोटिक है, रियल देशभक्त है, वो उस धरती पे मरा है, तो वो उतनी जगह जो है कॉर्नर, चाहे वो फॉरेन में हो, वो फॉरेन का कॉर्नर जो है वो इंग्लैंड का हो जाएगा। तो आपको समझ आई थिंक आ गया होगा ये स्टार्टिंग की लाइन्स। तो हम फिर से देख लेते हैं एक बार। इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, अगर मैं मर जाऊँ तो इस बारे में सोचना, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड। तो वो जो फॉरेन फील्ड का जो कॉर्नर है, जहाँ भी मैं मरूंगा किसी फॉरेन में, मतलब इंग्लैंड के बाहर कहीं भी, तो क्या होगा, दिस दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड। तो वो हमेशा के लिए, वो कॉर्नर जहाँ मैं मरा हूँ वो हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। देन देयर शिल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील, देयर शिल बी इन द रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील। वहाँ एक जो है एक रिचर डस्ट, ऑब्वियसली अगर एक सोल्जर है वो अपनी अगर धरती से, होमलैंड से बहुत प्यार करता है, तो उसकी जो हम डस्ट जो मानते हैं, उसकी डस्ट इन द सेंस उसकी जो डेड बॉडी, उसको हम कितना महान मान लेते हैं, बहुत रिचर मान लेते हैं। तो यहाँ ये बोल रहा है कि वो जो मेरी डेड बॉडी होगी वो बहुत रिच बन जाएगी। देयर शेल बी इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील, एक रिचर डस्ट छुपी हुई रहेगी उसमें। अ डस्ट होम इंग्लैंड बोर, और वो कौन सी डस्ट होगी, जो डस्ट से मतलब है यहाँ डेड बॉडी का, ठीक है, जो सोल्जर मर चुका है। अगर वो किसी फॉरेन फील्ड में मरता है, और फॉरेन फील्ड में मरने के बाद जो जिस जगह पे वो मरा है, तो वो जो कॉर्नर है वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। और क्या होगा, जो उसकी डस्ट है, रिचर डस्ट, मतलब उसकी जो बॉडी है, डेड बॉडी, वो क्या है, बहुत ज़्यादा रिच है, और वो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत रिचर जो बॉडी है वो वहाँ पे है। और उस बॉडी को किसने शेप दिया है, उस बॉडी को इंग्लैंड ने बनाया है। उस बॉडी का जो भी वो बॉडी बन पाई है, मतलब कहने का मतलब है कि जो भी सोल्जर बने हैं या जो भी उनकी क्वालिटीज़ है, तो वो सब किसने दिया है उनको, इंग्लैंड ने दिया है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये जो पोएम है इसमें जो भी हमारा सोल्जर है वो ब्रिटिश सोल्जर है, इंडियन नहीं है, ब्रिटिश सोल्जर है, और वो इंग्लैंड उसकी जो है होमलैंड है। तो ऑब्वियसली वो वहाँ की ही प्रेज़ करेगा कि इंग्लैंड का जो भी होमलैंड है उसका इंग्लैंड, वहाँ को वो प्रेज़ कर रहा है। वो बोल रहा है जो भी मुझे बनाया है, सोल्जर बोल रहा है कि मुझे जिसने पैदा किया है, मुझे जिसने शेप दिया है, वो सिर्फ कौन है, इंग्लैंड है। ये सब इंग्लैंड की देन है। तो वो अपनी धरती से बहुत प्यार करता है। क्या बोला है देखो, If I should die, think only this of me, that there's some corner of a foreign field that is forever England. There shall be in that rich earth a richer dust conceal, a dust whom England bore. वो कौन सी डस्ट है, whom England bore, जिसने इंग्लैंड ने जिसको पैदा किया है, shaped, जिसको शेप दिया है, made aware, जिसको नॉलेज दिया है, जिसको बहुत कुछ सिखाया है इंग्लैंड ने, gave once her flowers to love, her ways to roam, और उसको क्या दिया है, देखो, डस्ट होम इंग्लैंड बोर, जिसने इंग्लैंड ने जिस जो डस्ट है उसको पैदा किया है,
शेप्ड, उसको शेप दिया है, उसको बनाया है, उसको अच्छे ढांचे में जो है ढाला है, मेड अवेयर, उसको बहुत कुछ सिखाया है, अवेयर किया है, चीज़ों के बारे में नॉलेज दिया है, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, हर वेज टू रोम, उसको सब कुछ दिया है, हर फ्लावर्स टू लव, हर यहाँ इंग्लैंड ही है, हर वेज टू रोम, उसको वे दिया है घूमने के लिए, अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, वॉश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की जो बॉडी है, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, वो क्या करती है, इंग्लिश एयर ब्रीद करती है अपने आप में, वॉश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम, और वो क्या करती है, वॉश्ड बाय द रिवर, जो वहाँ की रिवर है उससे वॉश्ड होती है, ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम, और वहाँ के सन, जो उसका होमलैंड का सन है, वहाँ से वो ब्लेस्ड हुआ है। तो स्टार्टिंग का हमने ऑक्टेव जो है वो पढ़ लिया है इसका। ऑक्टेव में क्या था, बहुत ज़्यादा वो अपनी जो होमलैंड है इंग्लैंड, उसको प्रेज कर रहा है। वो कह रहा है कि जो अगर मैं किसी लड़ते लड़ते किसी और जगह पे भी मर जाऊंगा तो भी जो मेरा कॉर्नर होगा, जिस जगह मैं मरूंगा, तो वो हमेशा के लिए फॉरेन का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेरे जैसी डेड बॉडी, मेरी जैसी जो डस्ट है, रिचर डस्ट, वो वहाँ पड़ी हुई है। रिचर डस्ट क्यों है? क्योंकि मुझे इंग्लैंड ने बनाया है, मुझे इंग्लैंड ने नॉलेज दिया है, मुझे इंग्लैंड ने शेप दिया है, तो मेरे में बहुत कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि मुझे इंग्लैंड ने दी है, और मैं वहाँ का एक सच्चा पैट्रियोटिक हूँ। और अगर मैं किसी और जगह पे भी मरता हूँ तो वो जगह जो है मेरे इंग्लैंड की हो जाएगी। गिव वंस हर फ्लावर्स टू लव, हर वेज टू रोम, उसने मुझे वेज दिए हैं घूमने के लिए। एंड बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, वॉश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय द सन ऑफ होम, उसने मुझे जो है सन से ब्लेस किया है मेरे होम ने। देन हम बात करते हैं इसके सेस्टेड की। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल आई विल शेड अवे, वो कह रहा है और सोचो इस हार्ट से जब सारी बुराइयां निकल जाएगी। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल आई विल शेड अवे, अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। देखो सेस्टेड में क्या बोल रहा है, एंड थिंक और सोचो, दिस हार्ट ऑल आई विल शेड अवे, इस हार्ट से अगर सारी बुराइयां जो है वो दूर हो गई। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, और ये जो इटर्नल माइंड है, इटर्नल माइंड किसका है? एक सोल्जर का, जो कि हमेशा इटर्नल रहना है। नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, जो इंग्लैंड ने मुझे थॉट्स दिए हैं वो कभी भी कम नहीं होंगे। हर साइट्स एंड साउंड, जो भी इंग्लैंड की हर, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ रूपर्ट ब्रूक ने जो है इंग्लैंड को पर्सोनिफाइड किया है, उसको एज अ गर्ल माना है। तो यहाँ पोइट बोल रहा है हर साइट्स एंड साउंड्स, जो भी उसके ब्यूटीफुल नज़ारे हैं इंग्लैंड के, हर साइट्स एंड साउंड्स, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, तो मैं उन सब का हैप्पीली ड्रीम लेता हूँ। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स, मैंने वहाँ बहुत हंसा हूँ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनसे कुछ सीखा है। एंड जेंटलनेस, और जेंटलनेस वहाँ है। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और मेरा जो हार्ट है वो एकदम पीसफुल है इंग्लिश जो है उसमें, इंग्लैंड की धरती में। तो यहाँ आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। ये एक बहुत ब्यूटीफुल सोनेट है जो कि हमारे रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, जो कि एक वॉर पोएट है। और इसमें क्या दिखाया गया है, पैट्रियोटिज्म है ये पोएम, पैट्रियोटिक पोएम है। पैट्रियोटिज्म दिखाया गया है, देशभक्ति दिखाई गई है किसकी, एक ब्रिटिश सोल्जर की, किसके लिए, अपने होमलैंड के लिए। होमलैंड कौन से? इंग्लैंड है। तो यहाँ वो इंग्लैंड को प्रेज कर रहा है, वो कह रहा है जो भी मुझे बनाया है, जो भी मुझे नॉलेज मिला है, जो भी मेरे में क्वालिटीज़ है, वो किसने दी? मुझे इंग्लैंड ने दी। और मैं उसकी जो साइट्स है, साउंड्स है, उन किसी को भी नहीं भूल सकता हूँ, मैं उनको हमेशा अपने साथ याद रखूँगा। और जो मैं जहाँ भी मरूँ लड़ते लड़ते, वो जो मिट्टी है वहाँ की, वो मेरी इंग्लैंड की हो जाएगी, क्योंकि वहाँ एक रिचर डस्ट रहेगी। डस्ट यहाँ डेड बॉडी से मीनिंग है। सो आई होप आपको ये पोएम समझ आई होगी। आप टेक्स्ट के साथ इस पोएम को पढ़ें, इसको गूगल करें, इसके वीडियोस देखें, अच्छे से समझ आ जाएगी। एक सोनेट ही है छोटा सा। थैंक यू।